दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आपका अपना YouTube चैनल संस्कार कोचिंग में स्वागत है। जैसा कि हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं बोटनी, और बोटनी में हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में पहले पढ़े। कुछ वीडियो पिछली बार जब हम लोग पढ़ रहे थे अभी तो अदर जड़ के बारे में पढ़े, यानी प्लांट रूट के बारे में पढ़े, जिसका 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप चैनल पर जाकर के अगर नहीं देखे हो तो देख लें। फिर उसके बाद हम लोग प्लांट स्टेम के भी बारे में पढ़े, अर्थात तना के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें वायवीय, अर्धवायवीय, ठीक है ना, और भूमिगत तना, जिसमें शंकुरूपी, तर्कुरूपी, भूमिगत सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल पर देखा होगा, पादप पत्ती यानी लीफ के बारे में। पत्ती का मतलब ये वो वाला पत्ती नहीं जो हम लोग अपने दैनिक लाइफ में समझते हैं, हस्बैंड वाली बात नहीं है। पत्ती यानी प्लांट लीफ, यानी पादप पत्ती, यानी पेड़ पौधों का जो पत्ती, जिसको अपना भाषा में हम लोग क्या बोल लेते हैं, पत्ता। क्या बोलते हैं? पत्ता। वही हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। हालांकि पत्ती से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर प्लांट मॉर्फोलॉजी के तहत ये मतलब पार्ट है तो पढ़ लेना जरूरी होता है। जैसे शायद ही कुछ पूछ लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लांट लीफ से कुछ क्वेश्चन विशेष पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं इसका कुछ। क्या है ना कि फर्स्ट में हम लोग जब इस तरह से बांटते हैं प्लांट को, 2 भाग में हम लोग जब बांटते हैं, जैसा कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या ना कि प्लांट जो बढ़ता है ना वो 2 भाग में बांटता है। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट। कौन सा पार्ट? वेजिटेटिव पार्ट। और एक जो है ना वो प्लांट में कौन सा पार्ट होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। हालांकि हर वीडियो में मैं ये बेसिक बातें शुरू की जो है बताता रहा हूँ। वेजिटेटिव पार्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वानस्पतिक भाग। वानस्पतिक भाग। रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो है उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रजनन करने वाला भाग, यानी जनन भाग। प्रजनन या जनन भाग। अब यहाँ से बात ये आती है ना कि वनस्पति भाग में आता कौन कौन है। तो वनस्पति भाग में ना जड़, तना, पत्ती, ये वानस्पतिक भाग में है। और ये प्रजनन वाला जो भाग होता है वो कौन सा है? आपका फूल है, और एक क्या है? फल है, जिसको हम लोग ना फ्लावर बोलते हैं और फ्रूट बोलते हैं। ये जड़, तना, पत्ती वेजिटेटिव पार्ट, और ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में है प्रजनन भाग में फूल और क्या है? फल है। तो अगर हम लोग वेजिटेटिव पार्ट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, देन वी हैव टू नो इट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट जड़ एंड तना। पहले ही वीडियो में हम लोग जड़ और तना के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? पत्ती के बारे में। तो यहीं से क्वेश्चन आपसे शुरू हो जाता है कि जो पत्ती है, पादप पत्ती, बार बार मैं बता रहा, वो पत्ती नहीं, ठीक है ना, वो जो पत्ती है वो पौधे के कौन सा भाग है? वानस्पतिक भाग है या फिर प्रजनन भाग यानी जनन भाग है या जनन अंग है? तो आप क्या बताओगे ना? वानस्पतिक भाग है। कौन सा भाग है? वानस्पतिक भाग। अगर एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए कि निम्न में कौन वानस्पतिक भाग नहीं है पौधों का, ऑप्शन आपके पास होंगे जड़, तना, पत्ती, फूल। तो आप आराम से किसको हटा लोगे? फूल को, क्योंकि ये 3 वानस्पतिक में है और ये किस में है? प्रजनन भाग में। तो ये वानस्पतिक और प्रजनन भाग के आधार पर 2 भागों में प्लांट को बांटा जाता है, उसके पार्ट्स को। आगे हम लोग चलते हैं भूमि के नीचे और भूमि के ऊपर वाले पार्ट पर, देखते हैं कैसे। कुछ भाग जो होता है ना जमीन के नीचे होता है, कुछ भाग जो होता है जमीन के ऊपर होता है। तो देखते हैं जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे वाला पार्ट में। हाँ, ठीक है। पौधा ये जो आता है बांट करके, अब हम लोग देखें भाई, भूमि के ऊपर और एक भूमि के नीचे। भूमि के ऊपर और भूमि के नीचे होना चाहिए। चलिए, तो भूमि के नीचे वाला कौन सा होता है पता है ना? अपरारोह तंत्र कहलाता है। जो भूमि के नीचे होता है अपरारोह या अवरोह तंत्र कहलाता है। यानी जो भी पार्ट भूमि के नीचे पौधा का होता है अवरोह या अप्रारोह, यानी घटते क्रम में अवरोह अपरारोह का मतलब होता है। और जो भूमि के ऊपर होता है वो क्या कहलाता है? प्ररोह या आरोह तंत्र। क्या कहलाता है? प्ररोह या आरोह तंत्र कहलाता है। अगर हम लोग बात करें इसको
तो इसी को हम लोग प्रारोह या आरोह तंत्र को क्या बोल सकते हैं ना, शूट सिस्टम। क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। ये जो अप्रारोह तंत्र है इसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलेंगे ना, रूट सिस्टम बोलेंगे। और ये रूट सिस्टम में कौन आता है, आपका जड़ आता है। और ये जो है शूट सिस्टम में वो आपका कौन है, तना है, पत्ती है, फल है, फूल है। अब थोड़ा सा सोच लो ऐसे ही आप लोग, सीधी सी बात है कि भूमि के ऊपर क्या होगा, क्या तना, पत्ती, फल, फूल। जब एक पौधा को हम लोग फिजिकली जाकर के पौधे के पास अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि तना है, पत्ती है, फल है, फूल है, वो ऊपर में होता है और जड़ होता है जो भूमि के नीचे में होता है। जैसे भाई फिगर हम लोग अगर देखें कि यहां से अगर भूमि का स्तर हो, यहां से क्या हो, भूमि का स्तर हो, भूमि के ऊपर में यहां से क्या होता है, तना होता है। और तना के ऊपर में क्या होता है, यहां से ये वृक्ष लगा होता है इस तरह से, जिसमें क्या होते हैं, पत्ती होते हैं, फल होते हैं। ये आपका क्या होता है, तना। और नीचे जो जाता है वो सब क्या होता है, जड़ होता है। ये तना है, ऊपर में आपका क्या है जाता है, फूल लग जाता है और क्या हो जाता है, फल हो जाता है, कुछ इस आकार की पत्तियां भी बन जाती हैं। तो ये जो ऊपर वाला, यहां से ऊपर वाला पार्ट होता है, यह आपका शूट सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है, शूट सिस्टम है। और ये नीचे जड़ के जमीन के नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका कौन सा सिस्टम है, रूट सिस्टम है। तो आई थिंक लगातार जड़ में भी, तना में भी हम लोग रूट और शूट सिस्टम की चर्चा किए हैं। तो शायद ये चीज आप लोग को अच्छी तरह से भी समझ में आ रहा होगा कि तना है, फूल है, फल है, पत्ती है, ये किस सिस्टम के भाग हैं, शूट सिस्टम के भाग हैं, या प्रारोह या आरोह तंत्र के भाग हैं। और जो जड़ है वो रूट सिस्टम का भाग है। और वो कौन सा तंत्र का भाग है, अप्रारोह या अवरोह तंत्र का। वो भूमि के नीचे होता है और वो भूमि के ऊपर होता है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं क्या कि जैसे आपको अगर पूछा जाए कि इसका फोटोट्रॉपिक, अगर हम लोग बात करें कि फोटोट्रॉपिक ये क्या होता है, यानी अनुवर्तन की बात करें हम लोग। अनुवर्तन का मतलब पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है, जड़ और तना में भी इसकी चर्चा की है कि किसी संवेदना के प्रति अगर जो कुछ विकास होता है उसके प्रति अगर हो रहा है तो उसको धनात्मक अनुवर्तन बोलते हैं, और उसके विपरीत अगर हो रहा है तो ऋणात्मक अनुवर्तन बोलते हैं। जैसे फोटो का मतलब, फोटो शब्द अगर बायोलॉजी में लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है। बायोलॉजी में फोटो का मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है। और बाकी तो स्टूडियो में अगर फोटो होता है तो उसका मतलब आप समझते हो ना कि वो जो आता है वहां भी प्रकाश ही बदलता है, प्रकाश ही आपको फोटो बना करके देता है, इसलिए वहां फोटो का फोटो नाम होता है। कैसे आप लोग स्टूडियो जाते हो, ये हाथ इस तरह से रख करके, हाथ इस तरह से रख करके, इस पोज में उस पोज में आप लोग फोटो खिंचवाते हो। तो खैर अगर फोटोट्रॉपिक अगर पूछा जाए, प्रकाश अनुवर्तन यानी प्रकाश का अगर संवेदना को देखा जाए तो किस ओर बढ़ता है, तो जिस ओर प्रकाश होता है उसी ओर ना पत्तियां ऊपर की ओर जाती है और प्रकाश ऊपर से ही आती है। तो ये फोटोट्रॉपिक अगर बात किया जाए तो क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। अगर जियोट्रॉपिक बात किया जाए, जियोट्रॉपिक यानी गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्व अनुवर्तन यानी भूमि की ओर बढ़ता है कि भूमि के विपरीत बढ़ता है। तब भूमि ऊपर है तो पत्ती नीचे की ओर बढ़ता है, पत्ती ऊपर की ओर बढ़ता है, ये जियोट्रॉपिक। तो ये जियोट्रॉपिक क्या होता है, भूमि नीचे की ओर है और ये पत्ती ऊपर जाकर के ऊपर की ओर बढ़ता है, तो इसका विपरीत में बढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फोटोट्रॉपिक पूछे तो पॉजिटिव पत्ती का, और जियोट्रॉपिक पूछे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग बात बोलते हैं, समझते हैं कि ये कौन सा भाग है। इसका भाग की अगर हम लोग बात करें पत्ती का, कि कौन सा भाग है, तो ये बाहरी भाग है या तने का, इस तरह से अगर हम लोग बनाते हैं, ये जमीन है, ये तना है, ऊपर में जाकर के इस तरह से अगर पेड़ बना हुआ है, फल फूल लगे हुए हैं, नीचे सब जड़ है, तो ये आंतरिक भाग है या बाहरी भाग है। तो हम लोग देखते हैं ना कि ये तो बाहरी भाग है जो कि वायुमंडल में होता है। तो अगर बात किया जाए कि कौन सा भाग है, तो ये भाग है कौन सा है, बाहरी है। कौन सा भाग है, बाहरी भाग है। अब इसकी बात करें, इसका रंग क्या होता है, रंग, कलर। हर कोई का अपना अपना रंग होता है, व्यक्ति का भी अपना रंग होता है, तब तो बोलते हैं कि रंगा हुआ सियार है। कोई धोखा दे दे या कोई गलत बात बोल दे, आपको अगर कोई धोखा दे तो रंगा सियार बोलते हैं, या फिर ऐसे ही बोलते हैं कि व्यक्ति समय समय पे अपना रंग बदलता है। रंग बदलने का मतलब विचार बदलना होता है।
ठीक है ना। यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं पत्ती का, यानी पत्तों का, पौधों के पत्तों का रंग की बात करें तो परमानेंट आप लोग को जनरली पता होता है कि ये पत्ते का रंग कैसा होता है ना, हरा होता है। पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है कि पौधों की पत्तियों का रंग कैसा होता है। पूछा आपसे ये जाता है कि पत्तियों का रंग हरा होता तो है, लेकिन किसके कारण होता है, क्या कारण होता है, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा पदार्थ उसमें या वर्णक पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग हरा होता है। तो पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो हरे रंग का होता है ना, इसी के कारण क्या होता है, ये हरा होता है। अब यहाँ क्लोरोफिल की जब बात आती है तो एक और क्वेश्चन यहाँ से हमें याद आ रहा है कि ये पूछा जाता है कि क्लोरोफिल की खोज किसने की। क्लोरोफिल की खोज किसने की, तो क्लोरोफिल की खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पादप वैज्ञानिक सिम्पर, क्लोरोफिल की खोज किसने की थी, सिम्पर नामक पादप वैज्ञानिक ने की थी। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं कि क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है, वो कौन सा पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 12 होता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 12 होती है। लेकिन यहाँ और अगर बात करें हम लोग तो क्लोरोफिल भी 4 तरह के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी और डी। क्लोरोफिल की अगर टाइप की बात करेंगे हम लोग तो क्लोरोफिल ए, बी, सी और डी, ये 4 प्रकार की क्लोरोफिल है। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण का चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तब वहां पे हम डिटेल से इसका और पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हियर वी हैव टू नो ओनली हियर इट दैट, हम लोग को सिर्फ यहाँ पे यही जानना है कि पत्ती जो होता है पादपों का बाहरी भाग होता है, रंग क्या होता है, हरा। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल की खोज किसने की थी, सिम्पर ने। और तत्व उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो ये पता चलता है कि क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अभी बाय फिगर हम लोग हर चीज समझने की कोशिश करेंगे। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। आगे आप पढ़ते हैं ये चीज ना कि कार्य क्या है, पत्ती का कार्य क्या होता है। जैसे भी जनरल लाइफ में हम लोग अगर देखते हैं घर में जो पति होते हैं, पति जो घर में पति होते हैं उनका काम क्या होता है, कमाओ भाई, सुबह उठ के 4 बजे जाओ, शाम के 6 बजे 8 बजे रात तक आओ, कुछ खाने के लिए व्यवस्था करके आओ। अगर व्यवस्था खाने के लिए करके ना आओगे तो ऊंचा के लगेगा यहाँ से एकदम, जरा कहल जाता है ना कि एड़े मुँह के खनल जाएगा ना, खंदा जाओगे। खाए पिए के व्यवस्था करके लाना होगा, अगर नहीं लाओगे तो पिटाओगे कुटाओगे भरपूर। तो वही बात है कि पत्ती का कार्य क्या होता है, पत्ती का कार्य यही है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करना है, इसका भोजन बनाना है। इसका काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना पत्ती का काम है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि पत्ती का जो पार्ट्स होता है वो क्या क्या कहलाता है, बाय फिगर अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग ना बाय फिगर समझने की कोशिश करते हैं पूरा का पूरा पत्ती का जो है। यहाँ पे देखते हैं क्या ना कि तना में जो गांठ होता है, जहां से वहां से एक छोर निकला होता है ना, पत्ती इसी तरह से लगा होता है ना तना में। तो यहाँ पे जो जिससे ये लटका होता है, जिसपे ये खड़ा होता है पत्ती, उसको ना हम लोग नाम देते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं ना पेशियोल। क्या बोलते हैं, पेशियोल, जिसको कि कहा जाता है हिंदी में ब्रिंक। अब तना का जो बाहरी भाग होता है, किनारा होता है, सॉरी पत्ती का जो बाहरी किनारा होता है, जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये जो किनारा है, ये सब जो किनारा है ना, आपको फिगर में स्पष्ट नजर आ रहा होगा ना। ये जो किनारा जो हम लोग बना रहे हैं इस तरह से, ये वाला, और नीचे जो ये किनारा बन रहा है पत्तियों में, ये जो किनारा होता है ना, ये सब क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये मार्जिन कहलाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किनारा को क्या बोलते हैं, पत्ती का किनारा क्या कहलाता है, तो मार्जिन कहलाता है। चलिए
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पत्ती जिसपे यांत्रिक सहायता लिए हुए रहती है उसको क्या बोलते हैं, पेशियोल। हिंदी में क्या बोलेंगे ना, वृंत बोलेंगे। अब इसका जो अंतिम वाला भाग है, ये वाला छोर बिल्कुल इस तरह से थोड़ा सा निकला हुआ होता है ना, इस तरह से, तो ये वाला जो छोर होता है ना, वो क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जाए तो ये कहलाता है एपिक्स। क्या कहलाता है, एपिक्स कहलाता है। यानी आपसे इस तरह से पूछा जाए पत्ती का अंतिम छोर, तो अंतिम छोर आप क्या नाम दोगे ना, एपिक्स। क्या नाम दोगे, एपिक्स। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से मध्य से एक सीरा निकलती है। ये जो सीरा जो पत्ती को दो भागों में बांट रही है, यानी दोनों को जोड़ने का काम करते है, बांटने का काम करते है, ये वाला सीरा। तो ये वाला जो है ना मध्य, वो सीरा विन्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, सीरा विन्यास कहलाती है। चलिए, अब उसके बाद इसमें सीरा विन्यास में छोटे छोटे सिराएं होती हैं जो जालिका बनाए रहती है, जालिका बनाए रहती है। अब इसी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, जो क्या कहलाता है, छोटे छोटे धब्बा होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट का धब्बा होता है। प्रकाश संश्लेषण में इसको और हम लोग पढ़ेंगे डिटेल, लेकिन यहाँ पे ये छोटा छोटा जो धब्बा होता है ना, ये क्या है ना, आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। इसी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। इसी में आपका क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा। क्लोरोफिल की खोज किसने की, अभी हम बता रहे थे, सिम्पर ने खोज की थी। किसने खोज की थी, सिम्पर ने खोज की थी। अब इसीलिए एक चीज और आता है कि स्याहियों को अलग करने के लिए, यानी रंगों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमैटोग्राफी का। स्याहियों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमैटोग्राफी का, क्योंकि क्लोरो में पाया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्रोमैटोग्राफी से अलग अलग किया जाता है। तो ये आपका छोटा धब्बा जो होता है ना, वो क्या कहलाया, आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, और क्लोरोफिल की खोज किसने की थी, सिम्पर ने। अब पत्तियों का जो बाहरी भाग किनारा है वो मार्जिन कहलाता है। पत्ती यांत्रिक सहायता के लिए जिस डंठल से लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, वृंत बोलते हैं। और जो उसका अंतिम छोर होता है वो क्या कहलाता है, एपिक्स कहलाता है। और जो बीच वाला जो मध्य में जो सीरा, वो आपका क्या कहलाता है, सीरा विन्यास कहलाता है। अब आगे हम लोग को पढ़ना ये चीज है कि ये जो छोटे धब्बे हैं ना, इसमें से के अंदर भी और छोटे जो धब्बे मिलेंगे, और छोटे छोटे जो धब्बा मिलेंगे ना, वो कहलाता है अस्टोमाटा। और छोटे छोटे धब्बा होता है, और छोटा छोटा धब्बा होता है, वो क्या कहलाता है ना, छोटा छोटा धब्बा। इधर नहीं, यहाँ लिखे, साफ नजर आएगा आप लोग को, यहाँ ठीक है। छोटा छोटा धब्बा, छोटा छोटा धब्बा क्या कहलाता है ना, अस्टोमाटा कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में रंध्र पढ़ते हैं। ये छोटा छोटा धब्बा क्या कहलाता है, अस्टोमाटा कहलाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। अब पूछा जाए कि अस्टोमाटा का काम क्या है, तो अस्टोमाटा का काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का आदान प्रदान करना, गैसों का आदान प्रदान करना। पहला अस्टोमाटा का काम क्या हो गया, गैसों का आदान प्रदान करना। यानी पौधे जो है ना, वो कौन सा गैस, पत्तियां जो है ना, वो कौन सा गैस लेती हैं, वो पौधे CO2 लेते हैं, और क्या करते हैं, O2 को हम लोग के लिए छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। और जब प्रकाश संश्लेषण हम लोग पढ़ेंगे तब वहां पे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे यही जानना है कि ये गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, जिसको अस्टोमाटा बोलता है ना, उसके द्वारा होता है। ठीक है ना। अब गैसों के आदान प्रदान में कौन सा गैस लेते हैं, CO2 लेते हैं। कौन सा गैस छोड़ते हैं, तो O2 छोड़ते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा काम जो है वो क्या है, दूसरा काम जो होता है अस्टोमाटा का, वो होता है क्या, बाष्प उत्सर्जन। क्या करना, बाष्पोत्सर्जन। यानी बाष्प जो उत्सर्जन, बाष्प का उत्सर्जन करना। यानी पौधे जो जड़ के द्वारा, रूट हेयर, रूट में पढ़ाए थे पादप जड़ में कि रूट हेयर जो होता है, इस तरह से जड़ होता है, और जड़ में जो इस तरह से हेयर निकला होता है, बाल, इसी के द्वारा जल का अवशोषण होता है। और जो अतिरिक्त जल का जो अवशोषण होता है, वो किसके द्वारा पौधों से बाहर निकाला जाता है, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा रंध्र से होकर बाहर निकल जाते हैं। और बाष्पोत्सर्जन जब होता है तो जल निकलता है। तो अगर पूछा जाए कि पौधों में जल की हानि, पौधों में जल की हानि किस प्रक्रिया द्वारा होती है, तो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। पौधों में जल की हानि किसकी प्रक्रिया द्वारा होती है, तो बाष्पोत्सर्जन द्वारा। बाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है, तो पत्तियों के माध्यम से होता है। चलिए, अब जब बाष्पोत्सर्जन होगा, जल ऊपर जाएगा, तो जल जब होगा, जल ऊपर जाकर के क्या बनेगा,
जमेगा, फिर वही बारिश के रूप में क्या होती है, नीचे आती है, फिर वो जड़ के द्वारा ऊपर जाती है, फिर वो नीचे इस तरह से आते जाते रहती है, इससे जलचक्र पूरा होते रहता है। तो बाष्पोत्सर्जन भी करना किसका काम है, पत्तियों का काम है। इसीलिए आप लोग ने देखा होगा कि जनरली ये बोला जाता है कि जहाँ जंगल है वहाँ वर्षा होती है, जहाँ जंगल कम है वहाँ अमंगल ज्यादा है, यानी कि वर्षा होने के लिए जंगल का होना जरूरी है, तब ना ज्यादा जंगल होगा तो ज्यादा पानी छोड़ेगा, तो ज्यादा पानी छोड़ेगा तो अमूमन है कि ज्यादा बारिश होगा। और कम जंगल है, पानी कम छोड़ रहा है, तो पानी कैसे बारिश होगा, ज्यादा बारिश होगा नहीं। इसलिए बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी किसके द्वारा, स्टोमेटा यानी पत्ती के द्वारा, और पत्तियों का काम क्या है, रंध्र जो होता है उसका गैसों का आदान प्रदान करना होता है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो पत्तियों का, ये बोला जाता है कि पत्तियों का पौधों का रसोई घर बोला जाता है, पौधों का रसोई घर होता है। तो अभी पौधों का पूछा जाए कि पौधों का रसोई घर यानी पौधों का किचन किसे कहा जाता है, तो पत्तियों को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसी में भोजन बनता है, ग्लूकोज के रूप में जो बनता है ना, तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि क्या है, ये पौधों का रसोई घर है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो पत्ती के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पत्ती के प्रकार हम लोग को अब पढ़ना होगा। चलिए, तो पत्ती के प्रकार पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, पत्ती के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ। ये जो पत्ती के प्रकार हम लोग जो पढ़ेंगे, ये किस आधार पर, पहले आकार के आधार पर प्रकार पढ़ेंगे, आकार के आधार पर प्रकार पढ़ेंगे। तो ये ना दो आधार पर बांटा जाता है, आकार के आधार पर दो भाग में पत्तियों को बांटा जाता है। ये जो है ना, कौन सा पत्ती है, सरल पत्ती। कौन सा पत्ती पहले बांटेंगे ना, सरल पत्ती बांटेंगे, और दूसरा जो है ना वो संयुक्त पत्ती है। पहला सरल पत्ती और दूसरा कौन सा पत्ती, संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती को हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या, सिंपल लीफ। क्या लिखेंगे, सिंपल लीफ। जो संयुक्त पत्ती है उसको हम लोग लिखेंगे कंपाउंड लीफ। क्या लिखेंगे, कंपाउंड लीफ लिखेंगे। अभी कंपाउंड लीफ यानी संयुक्त पत्ती और सरल पत्ती का मतलब क्या है, ये जनरल सी बात है, आप प्रायोगिक करके भी देख सकते हो। क्या होता है ना, जिसका जो बाहरी भाग हो ना वो कटा पिटा ना हो, बाहरी भाग कटा पिटा ना हो, सिंपल हो यानी सीधा सीधा। कंपाउंड में क्या होगा, बाहरी भाग कटा पिटा हो, बाहरी भाग कटा पिटा हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाहरी भाग कटा पिटा हो। जैसे हम लोग देखते हैं एक सीधी सी बात, एग्जाम्पल लेकर के, इस तरह से तना होता है, ये जो वृंत है लगा हुआ, और ये वृंत से इस तरह से क्या होता है ना, ये वृंत से इस तरह से पत्तियां निकली होती हैं, ठीक है। चलिए, वृंत से ये पत्तियां निकली होती हैं इस तरह से, और ये सिरा होता है आपका, ठीक है, और ये सिराएं निकली होती हैं इस तरह से। अब देखो तो ये बाहरी भाग जो है बिल्कुल सिंपल है या नहीं, कटा पिटा है, नहीं, ये कटा पिटा है, नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इधर उधर घुर्चियाई है, इधर उधर कटल छटल, कुछ नहीं है। तो ये सरल पत्ती का उदाहरण हुआ। अब संयुक्त पत्ती का उदाहरण लेकर के हम लोग देखते हैं कि इस तरह से होगा, ये आपका तना हो जाएगा, ठीक है ना, और तना में ये आपका क्या है ना, वृंत है, ये आपका क्या हो जाता है, वृंत है। उसके बाद जो पत्तियां होती है ना इस तरह से कटा पीटा हो, कटा पीटा हो, और नीचे इस तरह से पत्तियां क्या होती है ना, इस तरह से कटा पीटा पत्ती होती है। नहीं आ रहा, इस तरह से देखते हैं ना, इसका एग्जांपल, ये तना है आपका, ये वृंत है, और ये पत्तियां क्या है ना इस तरह से कटा पीटा है। बाहरी भाग देखना है कि कटा पीटा है, बाहरी भाग क्या है, कटा पीटा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, संयुक्त पत्ती। जैसे आपको अगर हम बात बता करके देखें, सिंपल बात में आप देखें
कि जैसे केला का पत्ता नहीं, अगर हम केला या आम का देखते हैं, आम का पत्ता बिल्कुल सरल होता है, बाहर से क्या होता है बिल्कुल चिकना होता है, इधर कोई कटा छटा नहीं होता है। इधर नीम का पत्ता हम लोग एग्जाम्पल के लेकर के देखते हैं, एग्जाम्पल में नीम का पत्ता देखते हैं, तो नीम का पत्ता होता है किनारे किनारे से क्या होता है कटा कटा होता है, लेकिन आम का पत्ता में ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। तो ये सरल पत्ती का उदाहरण है, और नीम का पत्ता को अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये संयुक्त पत्ती का उदाहरण होगा। तो ऐसे आप पत्ती को हाथ पर लेकर के भी देख सकते हो, तो पता चल जाएगा कि कौन सा सरल पत्ती है और कौन सा संयुक्त पत्ती है। एक और चीज, जब हाथ पर लेने की बात आती है तो ये चीज जो हम लोग पत्ती को हाथ पर उठाते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है, पत्ती को जो हाथ पर उठाते हैं, पत्ती जैसे टूटा हुआ है, यहाँ से टूट गया और इसको पूरा हम अपने हाथ पर, ये जैसे वृंत से क्या हो गया ना, यहाँ से टूट जाता है, अगर टूट गया और हम लोग इसको हाथ पर रख लेते हैं लेकर के, तो पत्ती जो हाथ पर हम लोग रखते हैं उसको ब्लेड बोला जाता है। पत्ती जो हाथ पर हम लोग रखते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है, ब्लेड बोला जाता है। तो चलिए इस तरह से पत्ती को आकार के आधार पर हम लोग पढ़ लिए कि क्या हुआ संयुक्त पत्ती और सरल पत्ती। आप देख करके भी, हाथ में ले करके भी बता सकते हो कि कौन सा पत्ती संयुक्त है और कौन सा पत्ती सरल पत्ती का उदाहरण है। चलिए अब ये आकार के बाद ना हम लोग जो देखेंगे अब और है बांटा हुआ जो एकांतर पत्ती और जालिकाबद्ध पत्ती। कौन सा पत्ती में बांटना है, पत्ती के प्रकार में और देखते हैं, संरचना के आधार पर जो होता है ना, उस संरचना के आधार पर हम लोग देखते हैं। संरचना के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो एकांतर पत्ती और जालिकाबद्ध पत्ती, एकांतर पत्ती और जालिकाबद्ध पत्ती। अब देखिए कि एकांतर पत्ती क्या होता है और जालिकाबद्ध पत्ती क्या होता है। जिसमें पत्ती का सिरा क्या होता है ना, एकांतर पत्ती में सीधा होता है, इसमें सिरा क्या होता है, सीधा होता है, सिरा सीधा होता है। अभी हम लोग सिरा की बात कर रहे थे, इसमें क्या होता है ना, सिरा सीधा नहीं होगा, आड़े तिरछे घुर्चियाई इधर उधर घूमल जमल रहेगा, इधर उधर घुसियाइत रहेगा, सिरा सीधा नहीं होता है, सिरा सीधा नहीं होता है, इसमें सिरा सीधा नहीं होता है। जैसे देखते हैं क्या, एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, अभी ये आपका तना है, ठीक है ना, ये वृंत है और वृंत से ये पत्ती निकल रहा है, ठीक है, ये पत्ती इस तरह से निकल गई, ठीक है, पत्ती बना दी हम लोग। चलिए फिगर के लिए ज्यादा मत कुछ बोलना भाई, कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा हम आर्टिस्ट है जो फिगर एकदम बिल्कुल। जैसे देखते हैं किसी पत्तिया में इस तरह से सिराएं निकली होती हैं, क्या होती है ना, इस तरह से बिल्कुल सिंपल सिरा, बिल्कुल सिंपल होता है, कोई लगाव बजाव ज्यादा कुछ ना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकांतर पत्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एकांतर पत्ती हम लोग बोलते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे ना, केला के पत्ता ऐसे ही होता है, बिल्कुल एकदम साधारण सिरा देखोगे बीच में ऐसा पता चलेगा। धान का पत्ता ऐसे ही होता है, गेहूं का पत्ता ऐसे ही होता है। और खास करके ना हम लोग पूछा जाए कि किस प्रकार के, तो एक बीज पत्री में, अगर बीज हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा हम लोग कि एक बीज पत्री क्या होगा, जिसको तोड़ करके हम लोग दो नहीं कर सकते हैं, उसको एक बीज पत्री। जैसे आप चना का लो, चना को अगर छीलोगे तो क्या होता है, दो भाग में बढ़ जाता है बीज, तो बीज पत्री हो गया। मक्का को अगर मकई को करोगे तो वो फूट जाएगा, नहीं होगा। चावल का करो तो वो भी नहीं होगा, गेहूं को करो तो वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से इसको एक बीज पत्री बोलते हैं। तो एक बीज पत्री जो होते हैं ना पौधे, उसके पत्ते लगभग कैसे होते हैं, एकांतर पत्ती होता है, लगभग क्या होता है ना, सीधा सीधा होता है, जालिका नहीं बना होता है। लेकिन अगर हम जालिकाबद्ध पत्ती की बात करेंगे तो इसमें सिरा सीधा नहीं होता है। जैसे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, इसमें ये आपका वृंत है, ठीक है ना, इस तरह से अगर हम लोग पत्ती को बना देते हैं, पत्ती को इसको, चलो उसके बाद ये आपका सिरा हो गया। तो इसमें क्या होता है ना, सिराएं निकली होती है, इसमें से प्राइमरी और टर्शियरी सिराएं निकली होती हैं, प्राइमरी और टर्शियरी सिराएं निकली होती हैं। इस तरह से प्राइमरी और टर्शियरी सिराएं होती हैं। चलो इस तरह से पूरा एकदम घुसियाल पूरा रहेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे ना, इस तरह को जालिकाबद्ध पत्ती बोलते हैं। जैसे जालिकाबद्ध पत्ती का उदाहरण पूछा जाए तो जैसे आप देख सकते हैं आम में, आम के पत्ता आप लेगो तो अगर उस आकार पर पढ़ेंगे तो वो सरल पत्ती है, लेकिन यहाँ जाल का अंदर में इस तरह से अगर करीब ले जाकर के देखोगे ना तो बहुत सारे जाली नजर आती हैं, इसको जालिकाबद्ध पत्ती बोला जाता है। और ये किस प्रकार के पौधे में पाई जाती है, जनरली द्विबीजपत्री में पाई जाती है। किसमें, द्विबीजपत्री में पाई जाती है।
तो इस तरह से ना पत्ती की संरचना के आधार पर, आकार के आधार पर एकांतर पत्ती और जालिकाबद्ध पत्ती हो गया। जालिकाबद्ध पत्ती किसमें, लगभग द्विबीजपत्री में, और एकांतर पत्ती एकबीजपत्री में। आप ये देखकर भी बता सकते हैं केला, धान, गेहूं का सब कैसा होता है, एकांतर पत्ती होता है। चलिए आगे का जो लास्ट टाइप बचा हुआ है हम लोग का, वो रूपांतरित पत्ती है। जो हम लोग अब देख रहे हैं ना, ये रूपांतरित पत्ती देख रहे हैं। कौन सा पत्ती देख रहे हैं ना, रूपांतरित पत्ती। ये रूपांतरित पत्ती क्या होता है ना, ये रूपांतरित यानी कि बदल करके हो जाती है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन जनरली किसी पोषक पदार्थ के अभाव में, यानी कोई न्यूट्रिएंट्स जब उसको कम जाता है, अभाव हो जाता है, तो उसके अभाव में उसकी पूर्ति के लिए कुछ पत्तियां आकार बदल लेती है। जैसे पहले अगर हम लोग एग्जांपल लेकर के देखें ना, तो जीरोफाइटिक जो होते हैं ना, जीरोफाइटिक यानी जो मरुस्थलीय पौधा होता है, देखते हैं मरुस्थलीय पौधा। मरुस्थलीय पौधों में अगर बात करें तो जैसे एग्जांपल उसका हम लोग लेकर के देखें तो कौन कौन सा, कैक्टस है और एक क्या है, फर्न है। कैक्टस और फर्न, इसमें होता क्या है ना कि पत्तियां जो होती है ना शुरू से तो ठीक होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वृद्धि करने लगती है ना तो ये कांटे का रूप ले लेती है, कांटे का आकार ले लेती है। ऐसा नहीं होता है कि शुरू से ही ये कांटे के आकार में मतलब निकलती है, ये कांटा का आकार आगे आकर के ले लेते हैं। होता क्यों है, क्योंकि हम लोग को पता है कि मरुस्थल में पानी की क्या होती है, कमी होती है। और जब पानी की कमी होती है तो वहां तो पानी भरपूर मात्रा में पौधों को मिलेगी नहीं, तो पानी की कमी हो जाती है। तो पानी की कमी को पूरी करने के लिए, और वाष्पोत्सर्जन जब उतना ही तेज रहेगा तो पानी तो पौधों में बचेगा नहीं, तो पौधा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखने के लिए पत्तियां कांटे का आकार ले लेती है। पहला फायदा तो इससे ये है कि कोई जानवर इसको खाएगा नहीं, और जानवर खाएगा तो हचाक से गड़ेगा। हचाक से अगर गड़ेगा, कोई जो जानवर उसमें चल जाए हचाक से मुंह में गड़ेगा, भागेगा एकदम, अरे बाप रे बाप भागो, ठीक है ना। तो वो तो पहला तो सुरक्षा इसको होगा कि खाएगा नहीं। दूसरा, कांटे के आकार ले लिया तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो गया, कम गया। और जब वाष्पोत्सर्जन कम गया तो क्या होगा, पानी ज्यादा उड़ेगा नहीं, तो पानी इसके लिए क्या रहेगा, संतुलित बना रहेगा, और ये पौधा क्या रहेगा, जीवित रहेगा। तो मरुस्थलीय पौधों में इस तरह से होता है कि पानी के अभाव में पत्तियां कांटे की आकार की हो जाती हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करके देखें, दूसरी अगर हम लोग बात करके देखते हैं ना, तो पीचर प्लांट होता है। दूसरा क्या होता है ना, पीचर प्लांट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, पीचर प्लांट को कीटभक्षी पौधा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कीटभक्षी पौधा। ये नेपथिन्स नाम का एक पौधा होता है जो कीटभक्षी पौधा है, जैसा हाइड्रिला वगैरह भी नेपथिन्स। ये नेपथिन्स जो है ना भारत के मात्र एक ही राज्य में पाया जाता है, और वो मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये मेघालय में पाया जाता है। तो ये क्या होता है कि नाइट्रोजन की कमी के कारण, क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी के कारण ऐसा होता है। इसका क्या होता है ना कि इस तरह से होता है ना पत्तों में, और ये इस तरह से बना रहता है, ढक्कन टाइप का इसका बना रहता है। और जब कोई कीट आकर के इसमें बैठता है, कीट आकर के इसमें बैठेगा तो अनायास खुद ब खुद ये क्या होता है ना, ये जो ढक्कन टाइप का है ना, ये बंद हो जाता है। और ये बंद हो जाता है, कीट जो होता है ना इसी के अंदर क्या दब करके मर जाता है। और कीट मर जाता है तो उसी के रस से और उसी का जो पार्ट्स होता है इसको चूसता है और अपना पोषक पदार्थ पूरा करता है जो चाहिए उसको। तो पीचर प्लांट कीटभक्षी पौधा किस आकार का हो जाता है ना, किसकी कमी के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण। और नेपथिन्स किस प्रकार का पौधा है, तो कीटभक्षी पौधा है, और भारत के सिर्फ एक राज्य में पाया जाता है, और वो कौन सा राज्य है, मेघालय। मेघ जोड़ आलय, यानी मेघ माने जहां वर्षा का घर होता है, मेघालय। मेघालय की राजधानी कहाँ है पता होगा आप लोग को। चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक और, अगर हम लोग देखते हैं ना, तो वो क्या होता है ना, ट्रिंडल होता है। क्या होता है ना, ट्रिंडल होता है, जिसको हम लोग ना प्रतान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतान बोलते हैं। जैसे नेनुआ आप लोग जानते होंगे, नेनुआ आप सबको पता है, लौकी सबको पता है। ये क्या होता है ना कि जब छोटा होता है लगा देते हैं, और जैसे ही इसका तना बढ़ने लगता है तो क्या होता है, बढ़ता है ये, इसका पत्तियां भी तो ऊपर की ओर हम लोग छत पे या कहीं और करके छप्पर पे लटका देते हैं, डंटा या रस्सी। और ये क्या होता है ना, डंटा या रस्सी के सहारे क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है, और इसकी पत्तियों के आकार भी क्या होते जाते हैं, उसी में गुड़वा करके बदलते जाते हैं। तो इस तरह के पत्ती को जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ रहा हो ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतान बोलते हैं, ट्रिंडल बोलते हैं। कीटभक्षी पौधा N2 की कमी को पूरा करता है। और मरुस्थलीय पौधों में कैक्टस और फर्न जो होता है ना, वो पत्ती का आकार कांटे का आकार का हो जाता है, जिससे कोई जानवर से भी सुरक्षा हो जाता है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उतना ज्यादा नहीं होती, जिससे जल की मात्रा भी संतुलित रहती है। तो दोस्तों इस तरह से ये पत्ती का भी वीडियो आप लोग का समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर भी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करना।